एपिसोड 41 पेशकश मीरे कारवां। तारा ने चुपते हुए लहजे में कहा, वो गाड़ी इसलिए तुम्हारी नजर में नहीं आई कि अब वो स्याह नहीं बल्कि सुर्ख रंग की है। ये कैसे मुमकिन है? मीरबख्श तो हैरत से ही उछल पड़ा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, एक सुर्ख रंग की गाड़ी को मैंने वक्फे से अपने पीछे आते तो देखा था, जिसकी ड्राइविंग सीट पर कोई लंबी मूंछों वाला शख्स बैठा हुआ था। तारा ने अपने अकब में खड़े हुए एक मोटे ताजे म्यानाकत आदमी की तरफ इशारा किया और कहा कि ये वही शख्स है जो बड़ी लंबी और घनी मूंछें लगाए गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और मैं और मेरा दूसरा आदमी गाड़ी के पिछले हिस्से में थे। नकली मूंछे वालों का नाम मूसा है और ये दूसरा शख्स अब्दुल्ला है। ये दोनों अफराद तुम्हारे लिए अजनबी है और इस इंतहाब की वजह तुम्हारी नावाकफियत ही है। मैंने मूसा नामी शख्स को देखा, उसके होंठों के नजदीक मूंछें नजर आ रही थी। यकीनी तौर पर उसे नकली साइज की बड़ी मूंछें उतार दी थी और अब वो अपने असली हुलिये में था। मीरबख्श आबे हैरत में गौताजन था। सही बात मेरी समझ में नहीं है कि काली गाड़ी सुर्ख किस तरह बन गई। जादुई कमाल है, तारा ने चुभते हुए लहजे में कहा। तुमने सहरा में पेश आने वाले एक तिलिस्मी वाक़े की कहानी हमें सुनाई थी। हमने तो तुमसे कोई वजाहत नहीं मांगी थी, लेकिन अगर तुम भी ना पूछो तो मैं तुम्हें स्याह गाड़ी को सुर्ख रंग में बदलने की वजह जरूर फिर भी बताऊंगा। तारा ने एक लम्हे के तवक्कुफ देकर बारी बारी हम तीनों के चेहरों का जायजा लिया और फिर मीरबख्श की तरफ देखते हुए अपनी बात मुकम्मल कर दी। हमने आरजी तौर पर गाड़ी को नजरे बद से बचाने के लिए उसके ऊपर सुर्ख कागज चिपका कर दिया है। ये काम इतनी महारत से किया गया है कि पहली नजर में इस कार्रवाई का अंदाजा नहीं होता। देखने वाला तो इसे सुर्ख गाड़ी ही समझता है। ये मजबूरी भी इसलिए पेश आ गई थी कि अड्डे पे मौजूद तमाम गाड़ियों को तुम अच्छी तरह पहचानते हो और सुर्ख रंग की बंद गाड़ी तुम्हारी नजर में किसी भी तरह मशकूक नहीं ठहर सकती थी। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मीरबख्श ने सहमी नजर से मुझे देखा। बुरा तो अब होगा मीरबख्श, तारा ने सनसनाते हुए लहजे में कहा। तुम ये बात तो अच्छी तरह जानते होगे कि वडेरा सुमरो गद्दारों के साथ किस किस्म का सलूक करता है, और अब दर्दनाक अजाब के लिए खुद को तैयार कर लो। इस मौके पर मीरबख्श ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा, तारा, तुम मुझे वडेरा साई का ड्रावा मत दो। अब मैं तुम्हारी चाकरी में नहीं हूँ। वजदान ने मुझे अपना दोस्त बना लिया है और अब मेरा जीना और मरना वजदान के साथ है। मैं मौत की आंखों में आंखें डालकर वजदान का साथ दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तारा फुंकारा। जब वजदान का बुहार उतरेगा तो वडेरा साई के खौफ से कपकपाते फिरोगे। और ये वजदान? उसने जुमला नामुकम्मल छोड़कर मुझे हकारत से देखा और फिर तल्ख लहजे में बोला, मैं अभी तुम्हारी नजर के सामने इसके हाथ पांव तोड़कर अपने साथ ले जाऊंगा और उसके हसूल की खातिर मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। आज बंगले पर पहुंचकर मैं चौधरी साहब को फोन करूंगा तो वो भी खुशी से झूम उठेंगे और फिर अकबर सुमरो के तवस्सुत से इन दोनों को लाहौर के नवाही गांव रखा वाली पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाएगा। और तुम? तारा ने मीरबख्श को नफरत भरी नजरों से देखा और हतमी लहजे में बोला, तुम्हारे बंगले के सामने गर्दन तक तुम्हें जमीन में गाड़ दिया जाएगा और तुम्हारे चेहरे पर शहद मलकर खतरनाक मक्खियां तुम पर छोड़ दी जाएंगी, जो अपने सुइयों से ज्यादा तेज डंक बेतरेक तुम्हारे चेहरे के गोश्त में उतारना शुरू कर देंगी। मैंने तारा का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, दम की बाजी में तुम अपने भाई से किसी भी तरह कम कमीने नहीं हो, मगर मैंने इस बज़ात का जितना बुरा अंजाम किया था तुम्हारा इससे भी ज्यादा इबरतनाक एहतमाम करूंगा। जब वसात बिछ ही गई है तो 2-2 मुकाबला होगा। आज पता चल जाएगा तुम में कितना दम है। तारा ने मुझे गहरी नजरों से घूरा। मैंने चटानी लहजे में कहा, मैंने भी ये देखने के लिए बेकरार हूं कि तुम में कितना खम है। आज मैं तुम्हारे सारे कसबल निकालकर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। इस धमकी अमेज गुफ्तगू ने सबसे ज्यादा अगर किसी को हरासा किया था तो साहिल को किया था। वो सरासीमा सी नजर से कभी मुझे और कभी आने वालों को देख रही थी। इस दौरान वो चारों कमरे के अंदर दाखिल हो चुके थे और अब्दुल्ला नामी शख्स ने दरवाजा भी भेड़ दिया था। अब्दुल्ला दुबला पतला लंबे कद का मालिक था। उसने छोटी मगर हासी दबीज मूंछें रख छोड़ी थी। तुम मेरे कसबल निकालोगे? तारा तहकीमेर अंदाज में बोला। क्यों? मैंने भी तंजिया लहजे में कहा, क्या इस काम के लिए तुमने किसी और को ठेका दे रखा है? वो मेरे कड़वे कसेले जुमलों को नजरअंदाज करते हुए बोला, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं वजदान, सीधी तरह हमारे साथ चल पड़ो वरना मुझे कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा।
मैंने पेश आमदा सूरत हाल को के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लिया और फिर बहुत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, तारा, शराफत और खामोशी के तमाम इम्कानात तो मालूम हो चुके हैं। अब जो कुछ होगा डंके की चोट पर होगा, इसलिए बेहतर यही है तुम वो दूसरा तरीका इख्तियार कर लो। अपनी बात खत्म करते ही मैंने साहिल को कवर करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और एक मजबूत स्टांस बनाकर खड़ा हो गया। इस मौके पर तारा जैसे कच्चे टच्चे से किसी भी घटिया हरकत की तवक्का की जा सकती थी। तारा ने अचानक एक ऐसी हरकत की जो मुस्तनिद तौर पर घटिया थी, ताहम ये मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा नीच थी। किसी भी बहादुर खसूसन शहजोर को इस किस्म की हल्की हरकत जेब नहीं देती। तारा ने अपने लिबास में से इशारिया 3.8 कैलिबर का एक पिस्टल निकालकर मुझ पर तान लिया, फिर यामी शाह एंड कंपनी को इशारा करते हुए गुस्सीले लहजे में धाड़ा, इन दोनों हरामजादों को इतना मारो कि ये जिंदा रहे मगर कीचों से भी कमतर हो जाए। हम इन्हें इसी कसम पुरसी की हालत में बंगले पर ले जाएंगे। वाह वाह, मैंने ताली बजाते हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, तुम तो दारा से भी गए गुजरे साबित हो रहे हो। हमने हत्थों पर गन तान कर तुम खुद को शहजोर साबित करना चाहते हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक सेहतमंद जन्हे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। वो मेरे अंगारा जुमलों से जल बुनकर सोख्ता हो गया और शदीद रद्देमल के तौर पर उसने साहिल की जानिब जस्त भरी। साहिल को मैंने मुकम्मल ओट फराहम कर रखी थी, लिहाजा उस तक पहुंचने के लिए तारा को मेरे पास से गुजरना था। मैं पहले ही फरस पर हॉर्स पोजीशन में स्टांस बनाए खड़ा था। मैंने तारा की जिसको उसके जवाब में एक लंबा स्टेप लेकर साइड किक उसके सीने पर रसीद कर दी। मेरी किक में बेपनाह थ्रस्ट था। तारा हवा में बैकवर्ड उछला और पुश के बल दरवाजे से जा टकराया। इस टकराव के नतीजे में पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया और यामी ने बिजली की सी सूरत से मस्कुरा पिस्तौल कमरे के फर्श से उठा लिया। तारा अपने बड़े भाई दारा की तरह ही कदावर था और उसका कद 6 फुट से भी निकलता हुआ था। मैं 6 फुट 2 इंच कद का था। वो कमोबेश मेरे बराबर ही था। हम मेरी भरपूर साइड किक ने उसे तेवरा के रख दिया था। उसे सर को झटक कर अपने हवास बहाल किए और खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरने लगा। इस दौरान यामिशा ने हक के चमचागिरी अदा करते हुए पिस्टल वापस तारा को दे दिया और उसके अगले हुक्म का इंतजार करने लगा। मैंने तारा को मुखातब करते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर अपने आदमी को क्यों हाथ पांव से महरूम करना चाहते हो? तुम मेरे बड़े भाई के कातिल हो। वो गर्राया तो और दुश्मनी किसे कहते हैं? मैंने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई मेरे वालिदैन का कातिल था और उनकी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार था। उसने मुझे भी दर बदर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया था और मेरे कई साथी उसकी मकारी और अयारी के भेंट चढ़ गए थे। सैकड़ों इंसानी जानों का खून उसके हाथों पर उसने मल रखा था। मैंने उस शैतान को जहन्नम रसीद करके इंसानियत पर तो एक बहुत बड़ा एहसान किया है, और तुम? मैंने जुमला अधूरा छोड़कर तारा की आंखों में देखते हुए कहा और आतिशी लहजे में से मुखातब हुआ, अगर तुम भी अपने मजमूम इरादों से बाज ना आए और मेरे किसी साथी का बाल भी बाका हुआ तो समझ लेना मैं तुम्हें भयानक मौत के हवाले करने में एक लम्हे की भी ताहीर नहीं करूंगा। तारा की तो हालत ही दीदनी थी, उसका बस नहीं चलता था कि मुझे मार डालता। इस मर्तबा मुझ पर बराह रास्त हमला करने की बजाय यामिशा एंड कंपनी को तहकमाना लहजे में कहा, अब पाहुजियों की तरह खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? मैंने तुम्हें इसकी बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया। आगे बढ़ो और इस खबीस को छठी कर दूध याद दिला दो। हुक्म हाकम मर्गे मफाजात के तहत तारा के तीनों साथी हमारी तरफ बढ़े। मीर बख्श ने तेजी से बदलती हुई सूरत हाल से करंट पकड़ चुका था। वो मार्शल आर्ट्स नहीं जानता था, हम लड़ाई बढ़ाई के फन में तो ताक था। किसी भी वक्त वो किसी भी किस्म के मतवक्का हमले के लिए बिल्कुल चाको चबंद खड़ा था। मैं तवक्का कर रहा था कि यामिशा मेरी तरफ आए, लेकिन मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था कि वो मुझसे कतरा रहा था। मैं उसके एहतराज को बहू भी समझ रहा था। दोपहर को पेट्रोल पंप के नजदीक में ऐन चलती हुई सड़क पर उसकी मैंने जो गत बनाई थी उसकी याद को वो अभी तक अपने बदन से चिपकाए हुए था। यामिशा ने मीर बख्श का रुख किया तो मूसा और अब्दुल्ला मेरी जानिब बढ़ाए। मैंने कदमों के अंदाज से समझ गया था कि वो भी देसी स्टाइल से ही लड़ाका थे। मैंने मार्शल आर्ट्स की मरवजा टेक्निक में थोड़ी तब्दीली के साथ उनका इस्तकबाल किया। अब्दुल्ला दराज का और दुबला पतला था। वो हवा में मुक्का लहराते हुए मुझ पर हमलावर हुआ। उसे मुक्के से मेरे चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की थी। मैंने कमर की लचक का इस्तेमाल करते हुए उसके चेहरे पर लेफ्ट जर्क दी। अब्दुल्ला का मुक्का मेरे कंधे के ऊपर से गुजरकर आगे बढ़ गया। ताहम उस अमल के दौरान में अब्दुल्ला का जिस्म मेरे बहुत ही करीब आ गया था और मैंने इसकी कमर पर डबल हैंड पुश आजमाया। उसकी कदम ही उखड़ गया और वो मूसा से टकराते हुए किसी लट्टू की तरह घूम गया। इसी असना में मूसा मुझ पर पल पड़ा। उससे कद ज्यादा नहीं था।
ताहम जिस्मानी एतबार से वो हादसा मोटा ताजा और सेहतमंद था। वो निहायत ही गुसीले अंदाज में अपने ताबड़तोड़ मुक्कू से मेरे सीने को निशाना बनाने लगा। मैं बैक वक्त अपने बैक फुट पर हरकत करते हुए उसके मुक्कू को ब्लॉक करने लगा। इस कोशिश में एक दो घोंसे मेरे जिस्म पर भी लगे, ताहम वो ज्यादा जरर साबित नहीं हुए। मैंने मूसा की ज़हनी कैफियत को भांगते हुए एक चाल चली। हमले के जोशो खरोश में से अपनी गर्दन झुका रखी थी, जैसे कि आम तौर पर बॉक्सर हजरात दिफाई खेल के दौरान भी गर्दन झुकाकर चेहरा छुपा लेते हैं ताकि हरीफ के घुंसों से महफूज रह सके। यहाँ सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ थी। मूसा दिफाई नहीं बल्कि जारहाना खेल का मुजाहरा कर रहा था और मैंने इस कोताहीनुमा गलती से फायदा उठाया और एक हैमर पंच ऐन उसकी खोपड़ी के वस में रसीद कर दिया। ये एक महसूस किस्म का मुक्का होता है, बिल्कुल एक वजनी हथौड़े की तरह दूसरे के माथे पर लगता है। रेड ब्रिक्स और टाइल ब्रेकिंग के अमूमन दाव में इसी पंच की अफादियत को इस्तेमाल किया जाता है। मैंने मूसा की खोपड़ी का निशाना बनाते हुए इस बात का ख्याल रखा था कि उसका नारियल चटकने ना पाए। इस एहतियात के बावजूद भी वो दोनों हाथों से सर को थामते हुए करबनाक चीख मारकर जमीन बोस हो गया। शायद मैंने पंच में ज्यादा तवानाई सर्फ कर दी थी या फिर मूसा ही कम हिम्मत वाक़या हुआ था। वो फर्श पर पड़ा तकलीफ की शिद्दत से करा रहा था। इस दौरान भी मीरबख्श और यामिशा के दरमियान एक खौफनाक मार्का जारी था। वो दो बेकाबू सांडों की मानद एक दूसरे को चित करने की कोशिश कर रहे थे। बुनियादी तौर पर वो सिंध की रवायती कुश्ती मलाखड़ा का मुजाहरा कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि यामिशा मीरबख्श पर हावी आ रहा था। यामिशा एक सिक्का बंद बदमाश था। वो तो मेरे मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक ने उसके हवास मुख्तल कर दिए थे, वरना वो किसी से कम नहीं था। मैं मीरबख्श की मदद को आगे बढ़ा तो अब्दुल्ला ताड़ की तरह मेरी राह में इस्तादा हो गया। दुबला पतला होने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही लंबा नजर आता था। इस मर्तबा अब्दुल्ला ने मुझ पर मुक्के से हमला नहीं किया था, बल्कि अपनी एक बांस टांग को मेरे पेट में मारने की कोशिश की थी। उसे पांव की ठोकर से मेरे नाजुक अज़ा को निशाना बनाया था, लेकिन मैं चूंकि उसकी तरफ से गाफिल नहीं था, इसलिए मैंने बड़ी ही सूरत से लोअर ब्लॉकिंग करते हुए क्रॉस हैंड पर वार रोका और फिर मैकान के अंदाज में एक नपी तुली राउंड हाउस किक उसके चेहरे पर जड़ दी। अब्दुल्ला अपने चेहरे को थामते हुए पीछे हटा और एक सिसकारी लेते हुए अपने चेहरे को दबाने लगा। वो टटोल कर यह अंदाजा करना चाहता था कि मेरी किक ने उसको किस कदर नुकसान पहुंचाया था। नुकसान तो पहुंच चुका था। जब उसे चेहरे से हाथ उठाए तो वहां खून मौजूद था। उसका बालाई होंठ फट चुका था और वहां से बड़ी तेजी से खून रिस रहा था। मैं अब्दुल्ला को उसके हाल पर छोड़कर मीरबख्श की जानिब बढ़ गया। यामिशा ने मीरबख्श को जमीन पर गिरा लिया था और उसे बुरी तरह रगेद रहा था। मैंने आगे बढ़कर यामिशा के कॉलर पर हाथ डाला और एक झटके से उसे मीरशा के ऊपर से खींच लिया। जब यामिशा ने गर्दन सीधी करके सूरत हाल जानने की कोशिश की तो मैंने एक फौरी तौर पर एक फलादी पंच उसकी नाक पर रसीद कर दिया। उसकी नाक से लहू जारी हो गया। शायद उसका बांसा ही फिर गया था। उसका चेहरा लहू लहान हो रहा था। मेरे दिल में यामिशा के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था। मैंने उसे हाथ पांव के ठोकरों पर रख लिया और पसपा करते हुए दीवार से लगा दिया। दीवार से पुछ लगते ही वो कटे हुए शहतीर की माने जमीन बोस हो गया। उसकी हालत देखकर यूं लगता था जैसे वो बेहोश हो चुका हो। उसी लम्हे मुझे साहिल की चीख सुनाई दी। मैंने बिजली की रफ्तार से मुड़कर देखा। तारा साहिल की पुष्ट पर खड़ा था। उसके बाएं हाथ में साहिल के बालों को मजबूती से उसने दबोच रखा था और दाएं हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की खौफनाक नाल साहिल की गर्दन से पेवस्त थी। साहिल यकीनी तौर पर मौत के दहाने पर खड़ी थी। किसी भी लम्हे इशारे 3-8 की गोली उसकी गर्दन में से गुजरते हुए दूसरी जानिब एक वसी शिगाफ पैदा कर सकती थी। तारा ने साहिल को इस तरह दबोच रखा था कि अगर बिलफर्जे महाल गोली चलाना भी पड़ जाए तो वो कुल्ली तौर पर महफूज रहे। हालात अचानक ही संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहे थे। तारा ने गंभीर लहजे में मुझे वार्निंग दी। वजदान, अगर धन्नों की जिंदगी तुम्हें अजीज है तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ। तुम्हें हर सूरत मेरे साथ वडेरे के बंगले पर जाना होगा। मुझे अपनी साथी की जिंदगी इतनी ही अजीज थी जितनी कि खुद की। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा और उसे बातों में लगाने की कोशिश की। तुम साहिल को छोड़ दो, उसकी गर्दन से पिस्टल की नाल हटा दो। हम दोस्ताना माहौल में भी मामला तय करते हैं। तुम मुझे इतना ही बेवकूफ समझते हो? वो तंजिया लहजे में बोला। धन्नो को एक लम्हे के लिए भी फ्री नहीं करूंगा। और ये तुमने दोस्ताना माहौल की क्या बात की है? हम तोजली दुश्मन हैं और हमेशा दुश्मन ही रहेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी और चौधरी मलिक नवाज अली की दुश्मनी मेरे साथ है। तुम साहिल को बीच में क्यों ला रहे हो? ये साहिल नहीं धन्नो है। तारा ने पिस्टल की नाल का दबाव साहिल की गर्दन पर बढ़ाते हुए कहा।
तुम कभी इसे कलसूम बना लेते हो और कभी साहिल, लेकिन याद रखो इस किस्म की चालें हम पर बेअसर है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये बुद्ध मत की पैरोकार है और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम इसे बगल में दबाए फिर रहे हो। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने फिर मजीद इजाफा किया, ये तुमने ठीक कहा कि हमारी असल दुश्मनी तुमसे है, मगर इस दुश्मनी के रास्ते में तुम्हारा जो भी साथी आएगा वो हमारी दुश्मनी का निशाना जरूर बनेगा। गहियों के साथ तो घिन पिसने की मिसाल तुमने सुन ही रखी होगी। मैं अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब हो गया था। मैं इसी कोशिश में था कि किसी तरह तारा को बातों में लगाकर साहिल की निजात का रास्ता निकाल सकूं। वो मेरे मुकालबाजी के फंदे में पाउंड डाल चुका था। मैंने फंदे को तंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान में मैं अपने और तारा के दरमियानी फासले को जहन में रखते हुए किसी फौरी कार्रवाई के बारे में मुसलसल सोच रहा था। मैंने आम से अंदाज में कहा, मिसालें तो मैंने भी बहुत सुन रखी हैं तारा, लेकिन तुम्हारी बुज़दिली की कोई मिसाल नहीं मिलती। तुम क्या कहना चाहते हो? वो गुर्राया। मैंने कहा, तुम एक लड़की को गन पॉइंट पर रखकर मुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई जवामर्दी तो ना हुई? मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत से गायबाना किस्से मीर बख्श की जुबानी सुने हैं, मगर अब तुम्हें देखकर महसूस हो रहा है कि वो किस्से कहानियां झूठ का पलंदा थी। अगर तुम वाकई मर्द हो तो फिर साहिल को छोड़ दो और मेरे हाथों में हाथ डालकर अपनी शहजोरी को आजमाओ। मैं भी तो देखूं दारा का छोटा भाई किस पाए का फाइटर है। वो मेरे चढ़ावे में कुछ ज्यादा ना आया और जेर लब मुस्कुराते हुए जहरीले लहजे में बोला, वजदान में तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, मगर यहाँ नहीं बल्कि बंगले पर पहुंचकर। अभी मेरे पास किसी किस्म का मैदान जमाने की फुर्सत नहीं है। मैं तारा को मजीद बातों में लगाए रखना चाहता था कि मीर बख्श ने मेरी अब तक की मेहनत पर पानी फेर दिया। यामिशा की गिरफ्त से आजाद करवाने के बाद मैं उसकी तरफ से बिल्कुल गाफिल हो चुका था, क्योंकि साहिल की चीख ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। तारा से मेरी मुकालमत के दौरान में मीर बख्श संभल चुका था और हक के दोस्ती निभाते हुए उसने एक बड़ी ही फाश गलती कर डाली। वो जोश जज्बात में आकर तारा के ऊपर छलांग लगा बैठा था। मीर बख्श की अचानक हरकत पर तारा के साथ साथ मैं भी बौखला गया था। तारा ने साहिल की गर्दन से पिस्टल हटाकर मीर बख्श पर फायर कर दिया और एक जोरदार धमाका हुआ, मगर मीर बख्श फिजा में उछलकर जमीन पर गिरने की बजाय सीधा तारा पर आया और दोनों को अपने साथ लेते हुए दूर तक लुढ़कता चला गया। मीर बख्श की किस्मत अच्छी थी कि बराह रास्त गोली की जद में नहीं आया था, वरना इशारिया 3-8 की जालिम गोली उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देती। ताहम वो बिल्कुल महफूज भी नहीं रहा था। पिस्टल से निकलने वाली गोली इसके दाएं बाजू को कंधे के करीब से छूकर गुजरी थी और उसे काबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था। मीर बख्श अपना घायल बाजू थामकर जमीन से उठने की कोशिश करने लगा। मैंने इस मौके का एक लम्हा भी जाया करने का तसव्वुर न किया। मैं हर शय को फरमोश करते हुए तारा को अपनी निगाह में रखा और उसकी खातर तवाज़ा शुरू कर दी। वो साहिल के साथ ही जमीन पर गिरा था, ताहम पिस्टल अभी तक उसके हाथ में ही था। मैंने जमीन पर गिरते हुए तारा के पिस्टल बरादर हाथ पर अपने पांव की एक भरपूर ठोकर मारी। पिस्टल तारा के हाथ से निकलकर कमरे के कोने में चला गया। ये एक तरह से और भी बुरा हुआ क्योंकि पिस्टल जिस मुकाम पर पहुंचा था वहां अब्दुल्ला मौजूद था, जो अपने जख्मी होंठ को दबाकर खून बंद करने की कोशिश कर रहा था। जब उसे पिस्टल को अपने कदमों के करीब पाया तो उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई और वो पिस्टल उठाने के लिए फौरन जमीन की तरफ झुक गया। मैंने अब्दुल्ला के अज़ाइम को भांपते हुए हलक से एक इंतहाई यलकी तेज आवाज निकालते हुए फिजा में प्रवास करते हुए उसकी तरफ आया और फिर इससे पहले कि वो जमीन से पिस्टल उठाकर कोई ऐसी वैसी हरकत करता, मेरी साइड फ्लाइंग की उसके सर पर पड़ी। ये ऐन वही वक्त था जब वो पिस्टल उठाकर सीधा हुआ जा रहा था। अब्दुल्ला पिस्टल समेत हवा में उछला और चौबी कुर्सी पर जा गिरा। उसका बलाई होंठ में पहले ही जख्मी कर चुका था। मेरे पाँव ने जो उसके जबड़े की मिजाज पुरसी की तो वो दोहरी तकलीफ में मुब्तला होकर कराहने लगा। मैंने उसके पीछा न छोड़ा और फिर उसके सर पर पहुंच गया। वो कुर्सी से उलझा हुआ था। फिर मैंने महसूस किया कि वो उठने से पहले ही कुर्सी के अकब से मुझ पर फायर करने का इरादा रखता है। मैंने जमीन पर बैठते हुए बड़ी ही सूरत से बैक स्वीप की। मेरे पांव की एड़ी अब्दुल्ला की कनपटी पर लगी, जबकि घुटने उसके अंदरूनी कुर्सी को दूर तक धकेलते चले गए। कनपट्टी पर लगने वाली चोट ने अब्दुल्ला को तो बेहाल कर दिया। ये एक इत्तेफाक था कि उसका चेहरा पे दर पे ठोकरों का निशाना बन रहा था और इस मर्तबा लगने वाली ठोकर बड़ी ही कारगर थी। पिस्टल उसके हाथ से निकलकर दीवार के पास जा पड़ा। अब्दुल्ला जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। दूसरी जानब तारा और मीर बख्श में ठन चुकी थी। मैं इनकी जानब मुतवज्जा होने से कबल पिस्टल पर कब्जा जमा लिया। उसी लम्हे मेरे जहन में एक ख्याल बड़ी ही तेजी से उभरा। मुझे पिस्टल के बल पर मौजूदा सूरत हाल को अपने हक में कर लेना चाहिए। मैंने यह ख्याल मुकम्मल होते ही जहन को झटक दिया।
मैंने अपने दिल में पुख्ता आज़म कर चुका था कि दुश्मनों से नबर्द आज़मा होते वक्त मैं अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों पर इक्तफा करूंगा, और जहां ये सलाहियतें बिल्कुल नाकामयाब हो जाएंगी वहां फिर किसी और चीज के बारे में सोचूंगा। किसी और सहारे में भी मेरी रूहानी कुव्वतों को अव्वलियत हासिल थी। असले वगैरह का नंबर तो सबसे आखिर में आता था। मौजूदा सूरत हाल में ये पिस्टल सबसे ज्यादा हमारे लिए मोहले और खतरनाक साबित हो सकता था जब मेरे हाथ में था। जिस तरह सांप का जहर निकाल दिया जाए तो वह एक हकीर कीचुए की हैसियत इख्तियार कर जाता है, बिल्कुल इसी तरह अगर किसी गन में से गोलियां निकाल दी जाएं तो वो धाती खिलौने से ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं रहता। मैंने हाथ में पकड़े हुए पिस्टल का क्लिप निकालकर अपनी जेब में डाल लिया और हाली पिस्टल को एक तरफ फेंक दिया। मैंने मुड़कर देखा तो तारा मीरबख्श पर भारी पड़ रहा था। मीरबख्श के जख्मी बाजू से अब बाकायदा खून जारी हो चुका था और कंधे पर से उसकी कमीज सुर्ख दिखाई दे रही थी। ताहम वो तारा के सामने डटा हुआ था। मैंने मीरबख्श को मुखातिब करते हुए कहा कि घबराओ नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी मदद को आ गया हूँ। वो ज्यादा जोशोखरोश से तारा पर हमले करने लगा, मगर मैंने देखा कि मीरबख्श के अटैक में ज्यादा दम नहीं था। उसके बिल्कुल बिलक्स तारा बड़ी ही बेबाकी से उसे चोटें पहुंचा रहा था। तारा का एक जबरदस्त मुक्का खाकर मीरबख्श डगमगा गया तो मैंने सिकंदू से थामकर पीछे हटाते हुए कहा, तुम साहिल का ख्याल रखो मीरबख्श, मैं सूरमा को देखता हूँ। मैं टाइगर स्टांस में कदम आगे बढ़ाता हुआ तारा के एहन सामने खड़ा हो गया और इसी वक्त मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि तारा भी एक मार्शल आर्टिस्ट था। मेरे स्टांस के जवाब में उसने फर्स्ट इजी स्टांस बनाया और गर्राहट में इस लहजे में बोला, वजदान मैं नहीं चाहता था कि हमारे दरमियान यहाँ एक तकनीकी जंग छिड़ जाए, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मजबूर तो तुम उस वक्त होगे तारा जब अपने कदमों पर खड़े होने के काबिल भी नहीं रहोगे। मैंने उसके चेहरे और कमर को बैक वक्त नजर में रखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें मजबूरी का मफहूम बड़ी वजाहत से समझा देता हूँ। बहरहाल मुझे तुम्हारी एक अदा ने खुश कर दिया है। कौन सी अदा? उसे चौंक कर पूछा। मेरी नजर उसकी कमर की जरा सी जुम्बश को भी नजरअंदाज करने के हक में नहीं थी, क्योंकि फाइट के दौरान में कमर की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। आपका मद्दे मुकाबला अपने हाथ या पांव को जो भी हरकत देता है उसका बराह रास्त ताल्लुक उसकी कमर से होता है। अगर आपकी कमर की जुम्बशों को समझ न आता हो तो फिर आप फौरन ये जान सकते हैं कि मद्दे मुकाबला आप पर किस तौर पर हमला करने वाला है। इसी तरह आपको अपने हरीफ पर काबू पाने में आसानी हो जाती है। मैंने तारे के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मार्शल आर्टिस्ट हो और मार्शल आर्ट्स जानते हो। अब मुझे तुमसे दो हाथ करने में मजा आएगा। कभी फुर्सत मिली तो मैं तुम्हें मजा चखने का भरपूर मौका फराहम करूंगा। वो तेज नजरों से मुझे घूरते हुए बोला। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, अभी क्या तुम बटेरा लड़ा रहे हो जो तुम्हें फुर्सत नहीं? उसे होनहार नजरों से मुझे देखा और जुबान से कुछ बोलने की बजाय अपनी बाएं टांग को हरकत की। वो लेफ्ट राउंड हुड हाउस मेरे कंधे पर आजमाने के मूड में था, मगर मैंने उसकी कुल्ले की जुम्बश को ताड़ चुका था। मैंने बीले की तेजी से राइट क्रीसेंट किक उसके चेहरे पर जड़ दी। उसके साथ ही मैंने राइट हैंड से उसकी राउंड हाउस किक ब्लॉक भी कर दी। ब्लॉकिंग और काउंटर अटैक में एक रिदम का ख्याल रखा गया था। चुनाचे मैंने ना सिर्फ तारा की किक से बच गया था, बल्कि उसके चेहरे पर भी चोट लगाने में कामयाब रहा था। तारा डगमगाया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो समझ गया और फिर मुझ पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। वो एक गर्म मिजाज शख्स था, उसमें तहम्मुल की खासी कमी पाई जाती थी। मैंने तारा की इस कमजोरी से भरपूर फायदा उठाया और उसे गुस्सा दिलाने वाली हरकत अपनाकर उसके फन और ताकत का जुलूस निकाल दिया। तारा किसी जख्मी दरिंदे की तरह मुझ पर झपटा। वो इसका हक भी रखता था। वो अपनी जात में एक दरिंदे की सिफात रखता था और थोड़ी देर में मेरी क्रीसेंट किक ने उसे जख्मी भी कर दिया था। तारा ने मेरे चेहरे पर हुक पंच आजमाने की कोशिश की। वो वाज़ेह तौर पर मेरी थोड़ी को निशाना बनाना चाहता था। मैंने फिजा में उछलकर उसके पंच को अपने हाथों की ईगल ग्रिप में लिया और दाया घुटना उसकी ठोड़ी पर रसीद कर दिया। ये एक जवाब गजल था। तारा ने मेरी ठोड़ी को महरूम करना चाहा था। मैंने जवाबन उसकी ठोड़ी को मुबारकबाद पेश कर दी। तारा की जुबान दांतों तले दबकर कट गई और खून ने उसके दहाने को सुर्ख कर दिया। इस वक्त वो एक मुर्दार और गिद्ध दिखाई दे रहा था। ये मुमकिन ही नहीं था कि उसे अपने दांतों और जुबान को पहुंचने वाले नुकसान का एहसास न हो। उसने हल्क से गुर्राहटे हारिज करते हुए मुझे फ्रंट किक मारी। उसके जूते का तलवा मेरे कंधे पर लगा। किक में ज्यादा दम नहीं था। मैंने आसानी से उसे सहारा और अंदर आते हुए एक फौलादी पंच उसके सीने पर रसीद कर दिया। तारा को मुक्का खाते ही मेरी कलाई को दोनों हाथों में जकड़कर एक मरोड़ दिया और फिर मेरे चेहरे को किसी हद तक जमीन की तरफ झुकाने में वो कामयाब हो गया। उसका अगला इरादा मैं फौरन ही भांप चुका था।
वो मेरे चेहरे पर एक भरपूर ठोकर अपनी पाँव से लगाना चाहता था कि मैंने अचानक जिस्म को ढीला छोड़ते हुए खुद को किसी बेजान शय की माने जमीन पर गिरा दिया। रद्देमल के तौर पर तारा अपना तवाज़ुन खो बैठा। अगर इस मौके पर वो मेरा हाथ छोड़ देता तो वो अपना तवाज़ुन बरकरार रख सकता था, लेकिन उसे तो मेरी कलाई को इस तरह अपने हाथों में दबोच रखा था जैसे कोई भूखा कुत्ता हड्डी को अपने जबड़े में दबाता है। तारा लहरा कर मुझ पर आया, मगर मैं उसी लम्हे रोल करके 3 फुट आगे निकल गया और मेरी ग्राउंड रोलिंग से तारा के हाथों को एक शदीद झटका लगा और वह इस वक्त इंतहाई गैर मुतवाजन था। चनाचे मेरी कलाई उसकी गिरफ्त से आजाद हो गई। मैं उठकर खड़ा हुआ तो तारा भी बैक पुशअप से फौरन खड़ा हो गया। उसे अपने दाएं पांव को इस तरह हरकत की जिस तरह मैं उसके कदमों या पिंडली को ठोकर मारने का इरादा रखता हूँ। ये एक तरह का झांसा था, ये एक तरह की ब्लफ किक थी। मैंने तारा को एक खूबसूरत झांसा दिया था। मेरा पांव उसके जिस्म के इंतहाई जेरी हिस्से की जानब जाते देखकर वो अपने चेहरे और जिस्म के बालाई हिस्से को दिफा करने के लिए गाफिल हो गया और उसके दोनों हाथ बेख्तियार पहलू में गिर गए। उसी लम्हे मेरी राइट फ्रंट टो साइड किक ने उसके चेहरे पर एक तूफानी जरब लगाई। उसके कदमों की जानिब बढ़ता हुआ मेरा दायां पांव एक जर्क के साथ ऊपर उठा था और पांव का ठुड्डा सीधा तारा की नाक पर जा लगा था। तारा के दांतों और जुबान से तो पहले ही खून जारी था। इस नई अवतार ने उसकी नाक से भी खून का फवारा जारी कर दिया। अब अपने नाक और मुंह का नहीं रहा था। वो डगमगाते कदमों से पीछे हटा तो मैंने एक तवील स्टेप लेकर राउंड साइड किक उसकी कमर पर रसीद कर दी। तारा तोप से निकले हुए गोले की मानित फिजा में प्रवास करते हुए चौबी मेज पर जा गिरा। मस्कूरा मेज उसके वजनी जुस्से की आमद और टकराव को बर्दाश्त न कर सकी और एक एहतियाज अमेज आवाज पैदा करके चारों पांव से जमीन बोस हो गई। अब वो मेज पर एक तख्ते की सूरत इख्तियार कर चुकी थी जिसके मजरू पांव उसके इर्द गिर्द पड़े हुए थे। मेज के चौबी तख्ते पर तारा बेहिसो हरकत पड़ा नजर आ रहा था। शायद उसकी रीढ़ की हड्डी को शदीद चोट आई थी जिसे वक्ती तौर पर उसे स्टिल कर दिया था। मैंने ताराना निगाह कमरे की सूरत हाल पर डाली। वहां हासी उठा पटखी हो चुकी थी। एक गोली भी फायर की जा चुकी थी। मुझे हैरत इस बात पर थी कि अभी तक होटल के अमले में से किसी ने वदाहलत नहीं की थी। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि होटल वालों को इस कमरे में होने वाली कार्रवाई की कोई खबर ना हो। हाँ, ये अनमुमकिन था कि वो दानास्ता चश्म पोशी से काम ले रहे हों और किसी मसलहत के तहत खामोश बैठे हों। मीरबख्श ने मुझे बताया था कि यामी शाह वहां का मारूफ गुंडा था और वडेरा अकबर सुमरो से भी इसके गहरे मरासम थे। और चूंकि वो वडेरे का मेहमान था और इसलिए तारा की अहमियत तो यामी शाह से भी कहीं ज्यादा हो चुकी थी। ये वजह भी हो सकती थी कि तारा एंड कंपनी के मामले में होटल वालों की मुकम्मल चुप साध लेने की। तारा के साथ आने वाले तीनों तस्करों को मैंने कास्टिक सोदे से धोकर कमरे के फर्श पर डाल दिया था और वो आड़े तिरछे ऊंधे सीधे पड़े अपने जख्मों की सिंकाई कर रहे थे। यामिशा पहले भी मेरे हाथों अपनी बेइज्जती करवा चुका था और अब एक दीवार के साथ बेहोश पड़ा था। बारीक मूंछों वाले मोटे ताजे मूसा को मेरे एक ही हैमर पंच ने लंबा लटा दिया था। अलबत्ता अब्दुल्ला जख्मी हालत में एक तरफ पड़ा धीरे धीरे करा रहा था। इस टीम का सरगना यानी कि तारा चारों खाने चित पड़ा था। मीरबख्श ने नहीफ आवाज में मुझे कहा, वजदान साईं, ये अच्छा मौका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने एक हाथ अपने जख्मी कंधे को थाम रखा था। तारा ने थोड़ी देर पहले उसे अच्छी हासी गत चढ़ाई थी। अगर उसका बाजू जख्मी ना होता तो मुमकिन था कि वो भी तारा को 2-4 करारे हाथ जड़ देता। मैंने उसकी हालत के पेश नजर कहा, पहले मैं तुम्हारे बाजू को देख लूं। मेरे बाजू को कुछ नहीं हुआ साईं। मीरबख्श दांतों पर दांत जमाते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जल्द अज जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करें, वरना ये शैतान हमें जाने नहीं देगा। अगर ये होशो हवास में आ गए तो हमारे फरार की राह मसदूद कर दी जाएगी। उसकी आवाज में नकाहत और दर्द की आमेज़श थी। साहिल ने हमदर्दाना लहजे में कहा, मीरबख्श, हम यहाँ से बहुत जल्द रवाना हो जाएंगे, मगर पहले तुम्हारे बाजू का कुछ बंदोबस्त तो कर लें। अगर ज्यादा खून बह गया तो तुम्हारे और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने आगे बढ़कर उसके जख्मी बाजू को कमीज से बाहर निकाल लिया। कमीज की आस्तीन मीरबख्श के लहू से तितर बितर हो चुकी थी। मैंने बगौर कंधे के जख्मी हिस्से का मुआयना किया और एक इत्मीनान भरी सांस मेरे सीने से खारिज हो गई। इशारिये 3-8 की गोली बाजू की जिल्द को छलनी करते हुए निकल चुकी थी। ताहम तशवीश की कोई बात नहीं थी। अगर उसके बाजू पर कोई पट्टी वगैरह बांध दी जाती तो खून का बहाव रुक सकता था। साहिल ने मिकान के अंदाज से मेरी जानिब कपड़ा बढ़ाया। उससे शायद मेरा जहन पढ़ लिया था। ये सूरत हाल का नतीजा था जिससे हम इस वक्त 2-4 थे। कहते हैं कि मुसीबत के दौरान में इंसान की सोचने समझने की सलाहियतें कई गुना बढ़ जाती हैं।
बल्कि जिस्मानी तौर पर तो वो नाकाबिले यकीन कारनामे भी अंजाम दे लेता है। लेकिन ये सब कुछ इसी तौर पर मुमकिन है जब वो इन मुश्किल लम्हात में अपने हौस पर काबू में रखे, वरना आम तौर पर देखने में यही आता है कि कोई अफ्ताद पड़ते ही इंसान सबसे पहले अपने होशो हवास खोता है और वो अपनी आम सलाहियतों को भी बरोएकार नहीं लाता। मैंने साहिल के हाथ से कपड़ा नुमा स्कार्फ लेकर मीरबख्श के बाजू पर एक पट्टी की सूरत बांध दिया। इस अमल से पहले मैंने उसके बाजू आस्तीन के अंदर से गुजार दिया था। मैंने स्कार्फ के लपेटते हुए इस बात का ख्याल रखा था कि खून आलूद आस्तीन अच्छी तरह छुप जाए। इस दौरान में मीरबख्श हल्की कराहों के जरिए अपनी तकलीफ का इजहार करता रहा। मैंने इसकी मरहम पट्टी के बाद साहिल से कहा कि तुम लोग फौरन वो बैग उठाकर मीरबख्श के साथ बाहर निकलो, मैं भी आता हूँ। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? वो परेशान लहजे में बोली। मेरे इरादे नेक है। ये कहते हुए मैंने बेहोश पड़े मूसा की जाने बढ़ गया। मीरबख्श ने कहा, वजदान साई, आपको जो कुछ करना है जल्दी जल्दी कर लें, हम आपका इंतजार करेंगे। यहाँ से हम तीनों एक साथ ही निकलेंगे। मैं किसी जरा पर बहस करने की बजाय बेहोश पड़े मूसा के पास गया। मैं जानता था कि साहिल और मीरबख्श मेरे बगैर वहां से हिलेंगे भी नहीं। फिर किसी किस्म की तकरार में वक्त जाया करने की क्या जरूरत थी? बारीक मूंछ और दरमियाने कद का मालिक मोटा ताजा मूसा अभी तक बेहिस्सो हरकत पड़ा था। मेरे हैमर पंच ने शायद उसके दिमाग के कुछ कुमकुमे गुल कर दिए थे। मैं बड़ी ही सुरुत से उसकी जेबें टटोलने लगा। तारा ने कुछ देर पहले बताया था कि एम्बुलेंस गाड़ी को मूसा ही चला कर लाया था। तहम इस दौरान उसे किंग साइज नकली मूंछें लगा रखी थी। मुझे 99% उम्मीद थी कि गाड़ी की चाबी उसकी जेब में होगी। हमें वहां से फरार होने के लिए किसी सवारी की जरूरत थी और एम्बुलेंस गाड़ी हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकती थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद मूसा की अंदरूनी जेब में से चाबियों का गुच्छा मिल गया। रिंग में मौजूद चाबियों को देखकर वाज़ेह हो जाता था कि ये सी गाड़ी की चाबियां थी, क्योंकि इन चाबियों को मैं पहले भी गुज़श्ता रोज अपने तजर्बे में ला चुका था। मैं चाबियों का गुच्छा समेटकर सीधा खड़ा हुआ तो मेरे जहन में एक ख्याल उभरा। मैंने सोचा हमें अपने तौर पर राह को मसदूद कर लेना चाहिए और इसके लिए जरूरी था कि यामिशा की खुली जीप की चाबी भी उड़ा ली जाए। ऐसा सोचते ही मैं दीवार के करीब ढेर यामिशा के पास चला गया और उसकी जेब टटोलकर जीप की चाबी निकाल ली। यामिशा और मूसा अगरचे जिंदा थे, ताहम इस वक्त वो गहरी बेहोशी में थे। उन्हें होश में आने के लिए कम से कम 2 घंटे लग सकते थे। कमरे से रुखसत होने से कबल मैंने वडेरा अकबर सुमरो के दोस्त और मेहमान और इब्ने शैतान तारा की हैरियत जानना जरूरी समझी। मैं इसके करीब पहुंचा। वो हनूज जो भी तख्ते पर चारों खाने चित पड़ा था। उसके वजूद में किसी किस्म की हरकत नहीं पाई जाती थी। मैंने उसके सीने पर हाथ लगाकर दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश की। उसकी धड़कन बड़ी ही मादूम और धीमी रफ्तार से थी। मुझे इस बात पर शदीद हैरत थी कि वो बेहिस्सो हरकत क्यों हो गया है। मैंने उसके आसपास का जायजा लिया तो मेरी हैरत दूर होने का सामान नजर आ गया। तारा मेज की चौबी टाप पर चित पड़ा था और उसके सर के पिछले हिस्से के नजदीकी ताजा ताजा खून का एक छोटा सा दायरा बना हुआ था। मैं समझ गया कि तख्ते का कोई न कोई किनारा या कोई पाया उसके सर के अकबी हिस्से से टकरा गया था। इस चोट के बायस तारा वक्ती तौर पर बेहोश हो चुका था और हमारे फरार के लिए हालात साजगार थे। मैंने जैसे ही तारा के पास से उठकर खड़ा हुआ, मीरबख्श ने इस तरह भी लहजे में कहा, साईं, आप वक्त जाया कर रहे हैं। आप इन लोगों की ताकत से वाकिफ नहीं। अगर हमने देर कर दी तो हमारे लिए बेहद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हाँ वजदान, साहिल ने तस्दीकी लहजे में कहा। मीरबख्श बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। अच्छा भाई चलो, मैंने इन दोनों की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। साहिल के नजदीक पहुंचकर मैंने सफरी बैग उसके हाथ से ले लिया। इस वक्त मीरबख्श तेजी से चलते हुए दीवार के नजदीक गया और हाली पिस्टल उठाकर उसे अपनी जेब में डाल लिया। इसका क्या करोगे? मैंने पूछा। ये बहुत काम की शय है साईं, वो मेरे नजदीक आते हुए बोला। मैंने पूछा, हाली गन किस काम की? ये भी हाली है, बाद में इसे भरकर काम में लाया जा सकता है, मीरबख्श ने कहा। वो पिस्टल को हाली करते हुए मुझे देख चुका था, वरना वो मुझसे ये सवाल जरूर करता कि मैंने ये क्यों कहा कि गन हाली है। मैं इस हाली पिस्टल को साथ ले जाने के हक में नहीं था, मगर इस वक्त मीरबख्श की ख्वाहिश को देखते हुए मैं खामोश रहा और इन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, हम निहायत शराफत का मुजाहरा करते हुए हॉस्टल से बाहर निकलेंगे और किसी से उलझे बगैर गाड़ी में बैठ जाएंगे। मीरबख्श ने कहा, साईं, मैं तो ड्राइविंग करने की पोजीशन में नहीं हूं। फिर उसने दाएं बाजू को कंधे के करीब से छूला। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैंने तसल्ली अमेज अंदाज में कहा। ये ड्यूटी मैं संभालूंगा, तुम दोनों गाड़ी के एक भी हिस्से में बैठोगे। हम किस गाड़ी में जाएंगे वजदान? साहिल ने पूछा। चाबियां तो तुमने दोनों गाड़ियों की हासिल कर ली। मैंने कहा, हमारे लिए एम्बुलेंस गाड़ी ज्यादा महफूज रहेगी, वो एक बंद गाड़ी है। ओह, फिर वही मनहूस स्याह गाड़ी, साहिल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा।
मैंने कहा, वो स्याह कहाँ रही है साहिल? उसे आरसी तौर पर सुर्ख कागज चिपका करके सुर्ख गाड़ी बना दिया गया है। मीरबख्श ने कहा, मगर हमें गाड़ी के रंग और उसके मेकअप के चक्कर और बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वजदान साई की बात बिल्कुल ठीक है कि खुली जीप की निस्बत वो बंद गाड़ी हमारे लिए ज्यादा मुफीद और महफूज साबित रहेगी। हम एक हतमी फैसले पर पहुंचने के बाद कमरे से बाहर निकल आए। मैंने एहतियातन कमरे को लॉक कर दिया। मुझे मालूम था कि होटल का अमला इस लॉक दरवाजे को बआसानी खोल सकता था, मगर मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। हमारे जाने के बाद वहां क्या होगा ये सोचना कबल अज़ वक्त था। मैं अगर चाहता तो बेहोश मूसा और तारा को जिंदगी की कैद से रिहाई दिला सकता था और नीम बेहोश अब्दुल्ला को भी मजीद जरर पहुंचा सकता था, मगर मुझे उनकी जान लेने का कोई शौक नहीं था। मैं वडेरा अकबर सुमरो के मेहमान दोस्त यानी तारा से मुलाकात का सिर्फ इसलिए मुश्ताक था कि उसके बारे में मीरबख्श की जुबानी में बहुत कुछ सुन लिया था। मैं जानना चाहता था कि वो शख्स किस मकसद की खातिर लाहौर के एक नवाही गांव से मेरी तलाश में सिंध के रेगिस्तान की रेत छान रहा है। लाहौर के किस नवाही गांव के जिक्र पर मेरा जहन फौरन ही लाहौर के नवाही गांव रखा वाली और चौधरी मलिक नवाज अली की तरफ चला गया था। इससे मेरे तस्वर में कुछ हाँ का सा तो बन गया था, लेकिन सूरत हाल की वजाहत नहीं हुई थी। मगर तारा से हंगामी मुलाकात के दौरान मैं सब कुछ वाह हो चुका था। मैं समझ गया था कि चौधरी नवाज अली मुझे क्यों अपने पास देखना चाहता था। वो करोड़ों की मालियत की सोले को भूल नहीं पा रहा था। बाहर की दुनिया से उसके गहरे रवाबत थे और वो पाकिस्तान में मेरी आमद से आगाह हो चुका था। उसे तारा को मेरे इस्तकबाल के लिए उमरकोट भेज दिया था, मुझे ट्रैप करने के लिए। उसने अपना जाती हरकारा तारा इस्तेमाल किया था और इसमें उसका जाती मुफाद भी पोशीदा था। वो मुझसे अपने बड़े भाई के कत्ल का भयानक इंतकाम लेना चाहता था। तारा की बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वडेरा अकबर सुमरो और चौधरी मलिक नवाज अली के दरमियान दोस्ताना मरासम थे, बल्कि उनमें फैमिली टर्म के खाते में भी फिट किया जा सकता था। ये दोनों शायद फ्यूडल्स थे। दोनों का मिजाज और जिंदगी गुजारने के तौर तरीके यकसा थे और इसलिए भी वो खानदानी तौर पर एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। उन्हें एक ही थैले के चट्टे बट्टे भी कहा जा सकता था। ये सारे हालात जानने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब वडेरा अकबर सुमरो के बंगले या जगीर पर जाने की जरूरत नहीं रही। मुझे तो चौधरी नवाज अली से एक दीरीना हिसाब बेबाक करना था और सोने का टंटना भी निपटाना था। इस मकसद की खातिर हमें फिलहाल लाहौर जाने के लिए रवाना हो जाना चाहिए था। मैंने पाकिस्तान दाखिल होते वक्त यही सोचा था कि कुछ अर्सा कराची में गुजार कर फिर लाहौर का रुख करूंगा, मगर बसा आरजू के हाक शुदा। वतन अजीज की सरहद पार करते ही हम पर पै दर पै अफ्तादें टूटती रहीं। पहले हम रेंजर्स के हत्थे चढ़ गए, फिर नकली पुलिस का ड्रामा चलता रहा, उसके बाद चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया और अब एक मरतबा फिर हमें फरार होने का नादर मौका मुयस्सर आ गया था और मैं इस सुनहरी मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहता था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।